नमस्कार साथियों, आपका अमृत एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन नए टॉपिक संवैधानिक विकास जो ब्रिटिश भारत में किस प्रकार हुआ उसके बारे में विस्तृत चर्चा और इस टॉपिक पर करेंगे। भारत का जो वर्तमान संविधान है उसका समुचित जो ज्ञान अपन को होना आवश्यक है और इस संविधान की जो मूलभूत जिसके ऊपर इसका जो महत्व रहा वो 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी हुए भारत में जो संवैधानिक विकास का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। 16वीं ईस्वी में जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के शाही अधिकार पत्र द्वारा जो पूरी एशिया है या भारत के साथ जो व्यापार करने का एक अधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो प्रदान किया था महारानी एलिजाबेथ ने, तो धीरे धीरे उस कंपनी ने भारत में आदर्श संप्रभु निकाय के रूप में विकसित हो गई। साथियों, बात 1657 की है। ये कंपनी संयुक्त साझेदारी निगम बन गई, जॉइंट स्टॉक कॉरपोरेशन। इसके कार्यों के संचालन के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं स्वामी मंडल और संचालन मंडल कार्यरत थी। इस जो कंपनी भारत में आई इस कंपनी की, और कंपनी के सभी शेयर धारक स्वामी मंडल के सदस्य होते थे। ये उस समय की बात है। और इस संस्था को कंपनी के जो व्यापारिक केंद्रों के प्रशासन है या कर्मचारियों पर नियंत्रण है, नियम उपनियम बनाने में और आदेश आदि जो प्राप्त करने का जो अधिकार था वो कंपनी के जो मंडल स्वामी मंडल थे उनके हाथों में था। संचालक मंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों में परिवर्तन, संशोधन या उन्हें रद्द करने का जो अधिकार जो इसी स्वामी मंडल के ही पास था। और जो संचालक मंडल था उसमें 24 सदस्य स्वामी मंडल के सदस्यों द्वारा उन्हीं में सुने जाते थे। जो 500 पाउंड की हिस्सा राशि वाला शेयर धारक मत देने का अधिकार रखता था और 2000 पाउंड की हिस्सा देने जो राशि है वो वाला शेयर धारक संचालक मंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता था। जो संचालक मंडल को स्वविवेक की शक्तियाँ भी प्राप्त थी, स्वविवेक की, लेकिन स्वामी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों में ही कंपनी कार्यों का संचालन किया जाता था। इस प्रकार उस कंपनी ने भारत में आई, ये बात अपन कर रहे हैं। धीरे धीरे कंपनी ने पैर पसार लिए। फिर 18वीं शताब्दी की बात आती है, अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि हुई और भारतीय राजाओं को परस्पर लड़ाकर कंपनी ने भारतीय प्रदेशों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया साथियों, और अपनी शासन स्थापित की। बात करते हैं हम 1757 ईस्वी की, जो प्लासी का युद्ध भारत के बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई उस युद्ध के बाद में, और 1764 ईस्वी में जो बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि द्वारा लड़ा। इलाहाबाद की जागीरी के साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार भी कंपनी को प्राप्त हो गया। अब मतलब जो बंगाल क्षेत्र था बिहार उड़ीसा का वो पूरा अब किसके अधिकार में आ गया? कंपनी के अधिकार में। 10 फरवरी 1765 ईस्वी की संधि से निजामत अधिकार भी कंपनी को प्राप्त हो गए। ये कब हुए? 10 फरवरी 1765 को। इस प्रकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी की संप्रभु जो सत्ता है वो स्थापित हो गई और नवाब नाम मात्र के शासक थे। कंपनी ने अनेक कारणों से भारत के इस महत्वपूर्ण प्रदेश पर प्रत्यक्ष शासन करना उचित नहीं समझा और अतः बंगाल के गवर्नर जो लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा द्वैत शासन को स्वीकार किया। इसमें वैधानिक सत्ता नवाब के पास और वास्तविक सत्ता कंपनी सरकार के पास रखी गई। ये व्यवस्था 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक चलती रही। इस दोहरे शासन प्रबंध में अनेक दोष उत्पन्न होने लगे, अतः
इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत भेजा गया। 1765 और 72 के बीच में जो ये दोहरी व्यवस्था चली, इस व्यवस्था के जो दोष है, इस व्यवस्था को समाप्त करना, वो उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत भेजा। और ये बात अपन कर रहे हैं आगे रेगुलेटिंग एक्ट की 1773। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, जो व्यापारी कंपनी, जो भारत में शासन सत्ता की स्थापना करती है, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया, भ्रष्ट तरीकों से भारी धनार्जन करना, भारतीय राज्यों के साथ में दुर्व्यवहार आदि कंपनियों के अनुत्तरदायी शासन की शिकायतें इंग्लैंड में पहुंच रही थी। इंग्लैंड की जनता द्वारा कंपनी के मामलों में संसदीय हस्तक्षेप करने के लिए आंदोलन किया गया। ब्रिटेन में आंदोलन हुआ। इंग्लैंड के संसद के नियमन सदन द्वारा कंपनी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु 1772 ईस्वी में एक चयनित समिति की नियुक्ति की गई। नियमन सदन द्वारा संसद में एक गुप्त समिति को भी कंपनी की जांच का कार्य सौंपा गया। गुप्त समिति को कि कंपनी का जांच कार्य करो कि भारत में वो कैसा दुर्व्यवहार कर रही है लोगों के साथ में। इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर 19 जून 1773 ईस्वी को ब्रिटेन की संसद ने अधिनियम पारित किया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। रेगुलेटिंग जो एक्ट है उसकी धाराएं कौन कौन सी थी उसके बारे में भी समझेंगे अपन। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में मद्रास मुंबई प्रांतों के गवर्नर जो 1773 से पूर्व तक स्वतंत्र शासन करते थे, उन्हें अब बंगाल के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधीन कर दिया गया, जिससे दोनों प्रांतों का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार गवर्नर जनरल के पास में था। गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग का तात्पर्य अपनी भाषा अपने उस मतलब है कि गवर्नर जनरल तक का और काउंसिल के जो जितने सदस्य हैं उनके साथ में लिया गया निर्णय, इसके लिए सब परिषद जो गवर्नर जनरल का प्रयोग किया गया है, वो उनके गवर्नर जनरल वाक्यांश का प्रयोग जो उनके सदस्यों और उनके ऊपर जो काउंसिलिंग के सदस्य और गवर्नर जनरल वो नियंत्रण रखता था उनके प्रांतों पे। बंगाल की सरकार के आदेशों का पालन करना मद्रास और मुंबई के अधिकारियों के लिए अनिवार्य कर दिया। बंगाल के सरकार मतलब बंगाल से जो आदेश जाता वो मद्रास और मुंबई के अधिकारियों के लिए कंपलसरी कर दिया। गवर्नर जनरल की सहायतार्थ बनाई गई 4 सदस्यीय परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष कर गया, 4 साल को बढ़ा के 5 साल। उन्हें संसर्ग मंडल के अनुरोध पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा पदच्युत किया जा सकता था। परिषद के निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाते थे। बराबर मत होने पर गवर्नर जनरल का मत निर्णायक होता था और परिषद के बहुमत से लिए गए जो निर्णयों की अवहेलना करना गवर्नर जनरल के लिए संभव नहीं था। परिषद गवर्नर जनरल कंपनी के संचालन में संचालक मंडल की आज्ञा पालन हेतु बाध्य था। कंपनी के संचालक कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों की सूचना ब्रिटिश कोषालय को देते थे वे लोग, और इसका उद्देश्य राजनीतिक संस्था बन गई कंपनी के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करना था। यह अधिकार ब्रिटिश संसद को प्राप्त हुआ। कंपनी द्वारा अधिकृत प्रदेशों में नियम तथा उपनियम बनाने, आदेश जारी करने का अधिकार सब परिषद गवर्नर जनरल को दिया गया। इनकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कराई जानी आवश्यक कर दी गई। ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वो सब परिषद गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए नियमों को 2 वर्ष के भीतर अस्वीकार कर सकती थी। इस प्रावधान से भारत में कार्यपालिका को न्यायपालिका के अधीन रखा गया। भारत में विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभ भी हुआ। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सम्राट को यह अधिकार दिया गया कि बंगाल के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेशन का गठन करें। पहली बार भारत में न्यायालय की स्थापना बंगाल के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेशन का गठन करके किया। अतः भारत में कंपनी के अधीनस्थ प्रदेशों के लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा किए जाने का प्रावधान था। इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार भारत में कंपनी के अधीनस्थ प्रदेशों के निवासियों, ब्रिटिश कर्मचारियों का विस्तृत था।
इस न्यायालय को दीवानी, न्यायिक, धार्मिक क्षेत्रों में विधिक और न्याय के अधिकार प्रदान किए गए। इस न्यायालय के पास में दीवानी के न्यायिक और धार्मिक क्षेत्रों में जो विधिक और न्याय के अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गए, परंतु सपरिषद गवर्नर जनरल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए थे। इस न्यायालय में अंग्रेज ज्यूरी की व्यवस्था भी थी, जिसके निर्णय के विरुद्ध सपरिषद सम्राट जो किंग ऑफ काउंसिल के सम्मुख अपील की जा सकती थी। इस न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का अधिकार भी प्राप्त था और इसमें आगे कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु भी इस एक्ट में प्रावधान किए गए थे। वो क्या प्रावधान थे? वो प्रावधान ये थे कि गवर्नर जनरल और परिषद के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेंट, उपहार, दान, पुरस्कार स्वीकार पर प्रतिबंध लगाया गया। एक दूसरे नंबर, कंपनी के किसी भी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले निजी व्यापार पर रोक लगाई गई। कंपनी का कोई व्यक्ति अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता। तीसरी बात, अपराधियों को कठोर दंड देने का प्रावधान किए गए। सार्वजनिक विश्वास भंग करना, गबन करना आदि अपराधों के लिए जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान किया गया। सम्राट या कंपनी के लोक सेवकों, सैनिकों, न्यायाधीशों, परिषद सदस्यों, अधिकारियों सभी को अपराध हेतु दंडित करने की व्यवस्था भी की गई। कंपनी में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, सैनिक कर्मियों के लिए पर्याप्त वेतन की व्यवस्था भी की गई ताकि वे अपराध न करें। यदि वेतन की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो वो अपराध नहीं करेंगे। वो भी इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था। अब एक इस रेगुलेटरी एक्ट की अपन इसकी समीक्षा भी करते हैं। इसमें क्या था? 1773 ईस्वी का उक्त रेगुलेटरी एक्ट आधुनिक भारत में संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रारंभ था। यह साथियों बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक भारत में संवैधानिक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। यदि ये भी इसमें अनेक कमियां भी थी। विभिन्न इतिहासकारों ने इस एक्ट के संबंध में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। इस एक्ट में दिखाई देने वाले दोष भी उल्लेखनीय हैं। निषेधाधिकार से वंचित गवर्नर जनरल परिषद के बहुमत के समक्ष असहाय था। इतिहासकार लोहेल ने लिखा है कि परिषद पर गवर्नर जनरल की पूर्ण निर्भरता ने उसे प्रभावहीन बना दिया, उसकी विदेश नीति को असंगत बना दिया था, साथ ही वॉरेन हेस्टिंग्स और परिषद के सदस्य के मध्य संघर्ष उत्पन्न कर दिया। दूसरी नंबर, मद्रास वो मुंबई के अधीनस्थ प्रांतों बंगाल के गवर्नर जनरल अधीन कर दिया गया, लेकिन सुस्पष्ट नीति निर्धारण के अभाव में अधीनस्थ गवर्नर बंगाल सरकार की अवहेलना कर सकते थे। ऐसा अनेक बार गवर्नर द्वारा किया गया, जिससे कंपनी सरकार की प्रतिष्ठा को आघात लगा। तीसरे नंबर, ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय के परस्पर संबंध के बारे में सुस्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए। गवर्नर जनरल द्वारा अनेक शक्तियां भारत के मुगल सम्राट से प्राप्त की गई थी, जिन्हें परिभाषित अथवा सीमित नहीं किया जा सकता था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को सपरिषद गवर्नर जनरल के निर्णय को करने का अधिकार किया गया था। ये विरोधाभासी प्रावधान था जिसने अनेक बार अराजक स्थिति उत्पन्न की। न्याय प्रशासन हेतु स्पष्ट विधि अभाव और अंग्रेज न्यायाधीश भारत में प्रचलन विधि प्रक्रिया परंपरागत न्याय प्रणाली रीतियों से अनभिज्ञ थी। भारतीय के न्यायिक मामलों में अंग्रेज विधि का एवं विधि प्रक्रिया का उपयोग करते थे, जिससे अपेक्षित न्याय नहीं मिल पाता था। अतः भारतीयों में अत्यंत रोष उत्पन्न होने लगा था उस समय। 5वें नंबर बात करें, संचालक मंडल के विधान में परिवर्तन करने में 1800 पाउंड से कम धनराशि वाले जो शेयर धारक थे उनके संचालक मंडल के चुनाव में भाग लेने से वंचित कर दिए थे। परिणामतः संचालक मंडल के निर्वाचकों में बहुसंख्यक सदस्य बाहर हो गए। परिणाम यह हुआ कि जो निर्वाचक मंडल के निर्वाचन चुनाव हुए उसमें बहुसंख्यक सदस्य तो बाहर हो गए और संचालक मंडल एक स्थायी कूलिंग तंत्र में परिणत हो गया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 246 छोटे शेयर धारकों में असंतोष प्राप्त हुआ। इस अधिनियम द्वारा भारत में सपरिषद गवर्नर जनरल के रूप में गठित कार्यपालिका परस्पर एकता के अभाव में संघर्षरत रहती थी। अतः इस सपरिषद गवर्नर जनरल के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया।
कंपनी शासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण अप्रभावी था। संचालक मंडल द्वारा जारी किए गए जो सभी पत्रों को मंत्रालय के समक्ष 2 सप्ताह में रखे जाने का व्यवस्था अप्रभावी सिद्ध हुई। संक्षेप में अपन यूं कह सकते हैं कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट उल्लेखित जो अपन ने पढ़े हैं आगे, वो प्रावधान अस्पष्ट थे, जिनकी बहुत व्याख्या करना संभव नहीं है, अतः यह अधिनियम अपने निर्धारित उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। अब बात करते हैं बंगाल जुडिशियल एक्ट 1781 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में ब्याज दोषों से निवारण थे। इंग्लैंड की संसद द्वारा 1781 ईस्वी में एक संशोधित अधिनियम के रूप में यह एक्ट प्राप्त किया, जिसको बोलते हैं बंगाल जुडिशियल एक्ट। इसके द्वारा भारत में संस्थापित सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में पूर्व प्रावधानों को स्पष्ट परिभाषित किया गया, जो निम्न है। कंपनी के कार्मिकों को अपने कंपनी संबंधी कार्यों के लिए न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। 2 नंबर, राजस्व और न्याय प्रशासन से संबंधित कंपनी के जो अधिकार थे, कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त हो गए। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित कर दिया गया। अब वो केवल कलकत्ता में निवास करने वालों तक ही सीमित हो गया। कानून संबंधी विसंगति को दूर करते हुए अब न्यायालय व्यक्तिगत कानून पर आधारित तो न्याय करने लगा। अंग्रेजी कानून केवल अंग्रेजों पर लागू था। भारत की हिंदू मुस्लिम विधि परंपराओं को लागू किया गया। अब देखिए, इस जुडिशियल एक्ट में भारत की हिंदू मुस्लिम जो विधि है उस परंपरा को इसमें लागू किया। 1781 स्थानीय देशी न्यायालयों के निर्णय की अपील सब परिषद गवर्नर के यहाँ करने की व्यवस्था की गई। प्रांतीय न्यायालयों और परिषद के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार सब परिषद गवर्नर जनरल को दिया गया। इस प्रकार 1781 ईस्वी के उक्त अधिनियम द्वारा भारत में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को शक्ति संपन्न बना दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की कमियों को दूर करने का भी प्रयत्न किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी पूर्व भारत विधि में व्याप्त कमियों को दूर करने हेतु पारित पिट के इस एक्ट में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया। इसके मुख्य उप नियमन थे। नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। सदस्यीय नियंत्रण मंडल में प्रधान सदस्य वित्त मंत्री और भारत मंत्री के अतिरिक्त 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गई। इस मंडल को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया। साथियों, मंडल के आदेश भारत सरकार और प्रांतीय सरकार बनाने को बाध्य थी। संचालक मंडल भी नियंत्रण मंडल की आज्ञा का अनुपालन करने हेतु बाध्य था। भारत मंत्री नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि निर्णायक मत देने का अधिकार रखता था। संचालक मंडल भारत में नियुक्तियां प्रदान करने और कानून में संशोधन करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत था। यह अवस्था इंग्लैंड से शासन चलाने हेतु की गई थी, अतः इसे गृह सरकार कहा गया। इसे क्या कहा गया? गृह सरकार। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। दूसरे नंबर, भारत की केंद्रीय सरकार में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। कंपनी की स्थायी कर्मचारी काउंसिल के सदस्य हो सकते थे, ये इसमें बात रखी। और भारत में कंपनी अधिकृत क्षेत्रों में प्रांतीय शासन पर सब परिषद गवर्नर जनरल को पूर्ण नियंत्रण दिया गया। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने का अधिकार केंद्र सरकार को मिला। अतः संकट काल में ही प्रांतीय सरकारें स्वैच्छिक निर्णय ले सकती थी। केंद्र के समान ही प्रांतीय परिषद की सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई। इन 3 में से एक सदस्य मुख्य सैनिक अधिकारी होता था। कंपनी की स्थायी
स्थायी देश के कर्मचारी ही काउंसिल के सदस्य हो सकते थे। केंद्रीय परिषद गवर्नर जनरल की आज्ञाओं के मानना आवश्यक था, अन्यथा परिषद सदस्यों को हटाया जा सकता था। गवर्नर और प्रांतीय परिषद के सदस्य संचालक मंडल द्वारा नियुक्त होते थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1716 ईस्वी में कुछ अन्य प्रावधान भी जोड़े गए, जो ये है कि इंग्लैंड में एक न्यायालय का गठन किया गया। कहाँ किया गया साथियों? इंग्लैंड में। अब जिसको कंपनी के कर्मचारियों के अभियोगों की जांच का अधिकार दिया गया। इसमें 4 सदस्य लॉर्ड सभा से और लोकसभा के रखे गए। भारत के राजाओं के साथ कंपनी के कर्मचारियों को अधिक घनिष्ठता पर रोक लगाई गई। अवैधानिक पत्र व्यवहार के दोषियों को कैद करने का अधिकार प्रांतीय व केंद्रीय सरकार को दिया गया। भारत में औपनिवेशिक विस्तार को रोकने के लिए कहा गया कि ये इंग्लैंड की नीति के विरुद्ध है। पिट्स इंडिया एक्ट की अपन समीक्षा कर लेते हैं। इस एक्ट में भारत में स्वयं विकास की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके द्वारा कंपनी ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण हेतु स्थायी प्रयत्न किए। नियंत्रण मंडल की स्थापना कर उसने कंपनी के शासन हेतु पूर्ण उत्तरदायी बनाया गया। स्वामी मंडल की शक्तियों का अनांश हुआ। संचालक मंडल इंग्लैंड की सरकार के पूरी तरह अधीन हो गया। भारत की केंद्र सरकार को केंद्रीकृत शासन शक्ति का स्वरूप प्रदान किया। इसमें भारतीय प्रांतीय सरकारों की शक्तियां भी स्पष्ट कर दी गई। बाद में 1786 में पुनः संशोधन कर केंद्रीय गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार दिया गया। महत्वपूर्ण इसमें यह था 1786 ईस्वी में इस एक्ट को संशोधन करके केंद्रीय गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार दिए गए। नियंत्रण मंडल को शक्ति संपन्न बनाकर कंपनी के कर्मचारियों के लिए न्यायालय का गठन किया। गवर्नर जनरल के गृह सरकार से संबंध करके उसकी प्रतिष्ठा को उच्च बना दिया। पिट के इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकारी की शक्ति से संपन्न बनाकर भी संवैधानिक बनाए रखने का ये सफल प्रयास था। अब बात करें चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी। उक्त चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः 20 वर्षों तक भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के तहत 20 वर्षों तक भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस चार्टर अधिनियम के तहत केंद्रीय गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर की अनुपस्थिति में उनकी परिषद के प्रथम सदस्य को कार्यभार देने की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति हेतु ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति आवश्यक कर दी गई। सब परिषद गवर्नर जनरल को न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। संवैधानिक विकास की दृष्टि से उक्त चार्टर एक आंशिक महत्व रखता था। ये 1793 इसमें थोड़े से ही नियम कानून बने थे। अब आगे चार्टर अधिनियम दूसरा आता है 1893 ईस्वी। इसके उद्देश्य 20 वर्ष बाद पुनः कंपनी के लिए चार्टर एक्ट पारित करना था और तथा साथ ही परिवर्तित परिस्थितियों में अनेक कारणों से 1813 के चार्टर एक्ट में अनेक उपबंध नए जोड़े, जो है इंग्लैंड का व्यापारी वर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के विरोध में संगठित होकर सरकार पर दबाव बना रहा था। इसमें दूसरा ये जोड़ा गया कि फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट महाद्वीपीय पद्धति की नीति से इंग्लैंड को व्यापार में हानि पहुंचाने लगा था। इसकी भी इसमें चर्चा की गई इस एक्ट में। और भारत में वेलेजरी काल में युद्ध और विजय नीति के कारण कंपनी का जो अधिकृत प्रदेश बहुत बढ़ गया था, इसका भी इसमें जिक्र हुआ है। कंपनी की राजनीतिक संप्रभुता की वृद्धि हुई, ये भी इसमें, और कैसे वृद्धि करें आगे व्यापार में। निरंतर युद्धों से कंपनी की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। इस हेतु कंपनी द्वारा एक जांच समिति पी की नियुक्ति की गई। और प्रमुख इसमें प्रावधान क्या क्या था? कंपनी के अधिकार पत्र का 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया। इस कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और मुक्त हार नीति के अंतर्गत भारत के साथ व्यापार की अनुमति सभी अंग्रेज व्यापारियों को प्रदान की गई। कंपनी के सभी अधिकार अब नियंत्रण मंडल और मंत्रिमंडल के द्वारा नियुक्त किए जाने लगे। प्रत्येक नियुक्ति पर सम्राट की पूर्व अनुमति आवश्यक हो गई। भारत में ईसाईयत के प्रसार हेतु धर्माधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ये इंग्लैंड वालों ने की है, ईसाई का प्रसार करना।
भारत के निवासियों के ज्ञान, विज्ञान, धार्मिक और नैतिक उत्थान हेतु उन्हें प्रसार कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। किसको? ईसाई लोगों को। इस हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का अधिकार दिया गया। भारत से प्राप्त राजस्व की राशि को नियमित करने और कंपनी को हो रहे घाटे को कम करने का प्रयास किया। इस एक्ट द्वारा ईसाइयों के भारत में प्रदेश पर प्रतिबंध हटा दिया गया। भारत में ईसाई धर्म के प्रसार और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी उस समय। फिर आता है चार्टर अधिनियम 1833, जो तीसरा चार्टर है। इस कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण हेतु पुनः 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। यूरोप में सभी क्षेत्रों में जो व्यापक सुधारवादी आंदोलन उस समय चल रहे थे, इंग्लैंड की राजनीति में भी सुधारवादियों का प्रभाव हुआ। लॉर्ड मैकाले है नियंत्रण मंडल के सचिव और ब्रिटिश संसद के सदस्य थे उस समय लॉर्ड मैकाले। जेम्स मिल भी गृह सरकार के इंग्लैंड स्थित कार्यालय में पत्र व्यवहार अनुभाग के प्रेषक थे। भारत में शासन संबंधी सुधारों पर संसद में व्यापक वाद विवाद हुए। इसके पश्चात ही 28 अगस्त 1833 ईस्वी को ये अधिनियम पारित हुआ, जिसकी जो बातें हुई जो इसमें है, इंग्लैंड की गृह सरकार में नियमन जो परिवर्तन हुए उनके सदन में, नियमन सदन और उस सदन में गृह सरकार के परिवर्तन करते हुए भारत में कंपनी की राजनीतिक सत्ता को 20 वर्ष हेतु बढ़ाया गया। चीन से व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया गया। नियंत्रण मंडल के विधान में परिवर्तन किए गए। भारतीय मामलों में लिए गए पदेन कमिश्नर नियुक्त किए गए। भारत में भू संपत्ति प्राप्ति पर लगी रोक यूरोपीय निवासियों पर से हटा ली गई। भारत की केंद्रीय सरकार से निम्न परिवर्तन किए गए। भारत की केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि की गई। सपरिषद गवर्नर जनरल को समस्त सैनिक और असैनिक शक्तियां प्रदान की गई। भारत के सभी अंग्रेजी प्रदेशों के लिए विधि निर्माण का अधिकार केंद्र को दिया गया। साथियों, एक विधि सदस्यीय परिषद में नियुक्त किया गया, अतः सदस्य संख्या 1 बार हो गई और विधियों के संहिताकरण हेतु भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसकी नियुक्ति का अधिकार सब परिषद गवर्नर जनरल को दिया गया। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य नियुक्त किया गया उस समय, जिसके द्वारा भारत में प्रचलित विधियों के एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का क्षेत्राधिकार संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय प्रदेशों के लोगों, स्थानों, न्याय संस्थाओं पर लागू कर दिया गया। फिर आगे जो आते हैं प्रांतीय शासन में कुछ परिवर्तन। प्रांतीय शासन के लिए किसी भी विधि या नियम हेतु जो प्रारूप है वो गवर्नर जनरल और परिषद के पास भेजना आवश्यक कर दिया। प्रांतीय गवर्नरों की विधि निर्माण की शक्ति छीन ली गई। अब वे किसी भी कानून को रद्द नहीं कर सकते थे। प्रांतीय सरकार अपने सभी आदेश या प्रपत्र केंद्र सरकार को भेजने के लिए बाधित की गई। प्रांतों द्वारा संचालक मंडल से सीधे पत्र व्यवहार की प्रति केंद्र को भेजनी आवश्यक हो गई थी और वित्तीय मामलों में प्रांतीय गवर्नरों को केंद्र के अधीन रख दिया गया। वह वित्तीय मामला पूरा केंद्र के अंदर। बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभक्त किया, बंगाल और आगरा। अन्य इसमें जो प्रावधान थे वो ये थे कि इस जो चार्टर अधिनियम है इसमें अनुच्छेद 87 में लिखा गया कि धर्म, जन्म स्थान, निवास तथा वर्ण भेद के आधार पर किसी भी भारतीय को कंपनी सेवा में पद देने के लिए अयोग्य नहीं माना जावे। कंपनी के कर्मचारी लिया जाए, सभी धर्म के, सभी जन्म स्थान, निवास, वर्ण भेद कुछ भी हो। भारत में ईसाई धर्म गुरुओं की संख्या कलकत्ता के और बॉम्बे, मुंबई गवर्नर जनरल के समक्ष उनकी समिति बना के भेज दिया गया। गवर्नर जनरल के दास प्रथा अनुमूलन और उनकी स्थिति में सुधार के निर्देश भी उनको दिए गए। इसके अतिरिक्त कंपनी के लोक सेवकों की प्रशिक्षण व्यवस्था हेलीवेरी कॉलेज में की गई। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेनिंग टू द ईस्ट इंडिया से बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया उसका नाम। फिर इसकी चार्टर का जो है अधिनियम 1833 उसका अपना समीक्षा करते हैं।